सो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग डिटेल में 12th का एनसीईआरटी एक बार ठीक से पढ़ो, समझो क्या है, जो समझ ना आए मुझसे पूछो। ये है, तो अभी इसमें क्या क्या है, तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है मैं सीधा प्रॉपर्टी पे आ जाता हूँ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। तो क्या कहना चाह रहा है ये, ए का डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है। ये कह रहे हैं ना, आपको याद होगा कि एक मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम को आप इंटरचेंज कर दो तो जो न्यू मैट्रिक्स बनता है उसको हम ट्रांसपोज बोलते हैं। तो ये बोलना चाह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या है, दोनों इक्वल है एक्चुअली। ठीक है, अजय प्रूफ भी कर रहा, तो प्रूफ भी देख सकते हो तुम। अब डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं, प्रूफ तो यू कैन सी। तो मतलब यही चीजें मैं यहाँ लिखा हूँ। हाँ, वो सर आप जो बोल रहे हैं ना कि ट्रांसपोज सर रोज एंड कॉलम से इंटरचेंज, सर मैं बोल रही हूँ कि जो वो डिटरमिनेंट निकालने के लिए वो जो उसका जो ऑपरेशन है ना वो करेंगे तो फिर भी तो डिटरमिनेंट सेम आएगा ना। हाँ, वो बाद की प्रॉपर्टी है। अभी यहाँ पे ये है किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम आएगा, ये प्रॉपर्टी है। वो जो आप कह रहे हैं वो भी सही है, वो बाद की प्रॉपर्टी है। यहाँ बोला है कि रो कॉलम इंटरचेंज करने में डिटर्मिनेंट सेम रहेगी, ये है। तो इसके अगर ये रो और यहाँ कॉलम में होता, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम होता और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम होता, तब भी इसकी डिटर्मिनेंट सेम ही आएगी। ये मतलब एग्जांपल के लिए, अगर आप एग्जांपल से देखना हो तो एग्जांपल देख सकते हो आप। मान लो 1 2 3 4 है और ए ट्रांसपोज हो गया 1 2 3 4। अब डिटर्मिनेंट निकाल लो यहाँ से, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ए आ है ना, 4 6 2, और यहाँ से डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज निकालो तब भी वही आएगा -2। तो ये -2 और -2, ठीक है, ये चीज है। सो ठीक है, तो ए का डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट सेम रहेगा। ओके, अच्छा ये आपको समझा रहा है, वेरीफाई करके दिखा रहा है। देखो अब ये समझो, इन्होंने क्या किया है, ये 2 3 5 यहाँ है 2 2 3 5 6 0 4 6 0 4 1 5 7 1 5 7। तो घर पे अगर आप पढ़ रहे हो तो आप खुद से एक्सपैंड करके देखो। तो इसका डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करोगे -28 आया, और इन्होंने इसको भी एक्सपैंड किया, इसका ट्रांसपोज है ना, इसका ट्रांसपोज ये है। अब इन्होंने इसको भी एक्सपैंड किया तब भी आंसर -28 ही आया, तो तब भी डिटर्मिनेंट सेम ही है। तो एग्जांपल लेके दिखा रहा है कि किसी मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लेंगे तो सेम आएगा। प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है, सो प्रॉपर्टी 2 कह रही है कि इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड। तो अभी आप रोज को कॉलम इंटरचेंज कर रहे थे, अब ऐसा होगा एक रो दूसरे रो के साथ इंटरचेंज होगा या एक कॉलम दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज होगा। पिछले प्रॉपर्टी में था कि रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो, तो वो ट्रांसपोज बन जाता है, तो डिटर्मिनेंट सेम रहता है। अब प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि एनी टू रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड। तो जैसे फर्स्ट रो और सेकंड रो इसको इंटरचेंज कर दो, इस तरह से फर्स्ट और सेकंड रो को मान लो तुमने इंटरचेंज कर दिया, तो फर्स्ट और सेकंड रो को अगर इंटरचेंज कर दिया तो साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस, देन जो डिटर्मिनेंट की साइन है वो चेंज हो जाएगी। मतलब अगर इनिशियली मान लो आंसर 5 आ रहा है, अब तुम फर्स्ट रो की जगह सेकंड रो कर दो, सेकंड रो की जगह फर्स्ट रो, इंटरचेंज, तो अब ओपन करोगे तो -5 आएगी, मतलब ठीक ना। सो ये चीज है, इफ एनी टू रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस, तो साइन चेंज हो जाएगी। जैसे ये है ना, अब इसको यहाँ प्रॉपर्टी से वेरीफाई कर रहा होगा ये
सो यू कैन चेक। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ वेरीफाई करके दिखा रहा होगा ये, जैसे कह रहा है कि इस वाले का ना, देखो ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है, नहीं इसने क्या किया, किसको इंटरचेंज किया हुआ है, सेकंड और थर्ड को। अच्छा, सेकंड और थर्ड को, इन दोनों को इंटरचेंज किया। देखो ये सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज कर दिया, तो इसका -28 आया था पहले, तो कह रहा है इसका जो आंसर आएगा ओपन करके वो 28 आ गया, तो पॉजिटिव आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसने सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दिया। तो किसी टू रो को इंटरचेंज कर दो या टू कॉलम को इंटरचेंज कर दो तो एक साइन माइनस आ जाएगी, मतलब अपोजिट साइन आ जाएगा। कन्फ्यूजन है किसी को, क्योंकि ये सब आपने 12th में पढ़ रखे हैं, जस्ट मैं रिवाइज करा रहा हूं। प्रॉपर्टी 3 क्या कह रही है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, मान लो कोई भी टू रो या कोई भी टू कॉलम आइडेंटिकल है, मतलब एग्जैक्टली सेम है, तो क्या होगा, सो एनी टू रोज ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली सेम। तो टू रोज अगर एग्जैक्टली सेम है, मान लो एग्जांपल के लिए अगर ऐसा है कि ए बी सी एक्स वाई जेड, ये हमारे पास है, तो इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, 0, क्या डिटरमिनेंट 0 आ जाएगी। हाँ, तो यहाँ से आपका डिटरमिनेंट एक ही, वो उसका सर रो ऑपरेशन करके वो तो सर एक रो 0 हो रहा है, इसीलिए सर 0 हो जाएगा। नहीं उतना आगे जाने की जरूरत नहीं, यहाँ प्रॉपर्टी ही कह रहा है वो चीज, तो आप सीधे सीधे याद रख सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में हो तो आपको वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट वो प्रॉपर्टीज है, तो कोई ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है। टू रो आइडेंटिकल है, डिटरमिनेंट 0 आएगा, ये एक थ्योरम हो गया, तो याद रखना है आपको। कैसे आता है, आप वो जो कर रहे हो करके देख सकते हैं, तो उससे आ जाएगा। लेकिन यहाँ बस आपको याद रखना है कि यहाँ क्या है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, मतलब एग्जैक्टली सेम, तो टू रो अगर सेम है डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, तो आगे कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिखो इक्वल टू 0 होगी वैल्यू, ये मतलब है। सो देयर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, तो वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक, समझ आया ना। तो टू रोज आइडेंटिकल है या आगे आएगा प्रोपोर्शनल है, अगर कोई दूसरा रो एक रो का एग्जैक्टली मल्टीपल है, मतलब प्रोपोर्शनल है, तब डिटरमिनेंट 0 आएगी। तो सब प्रॉपर्टीज है बेसिक्स। सर मैं बोल रहा हूँ, वो जो मैट्रिक्स है ना, उसके लिए जो फर्स्ट कॉलम में चेंज कर रहा है मैट्रिक्स के लिए, वो माइनस होगा? नहीं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चेंज कर रहा है सर ये मैंने जो डिटरमिनेंट से प्रॉपर्टी है ना, वो प्रॉपर्टी 2 डेल्टा 1 उसमें टू रो इंटरचेंज कर रहा है, फर्स्ट रो और सेकंड रो को इंटरचेंज कर रहा है, वो माइनस होगा। यस। मैट्रिक्स के लिए उसे मैट्रिक्स के लिए सेम प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट के लिए मैट्रिक्स अलग चीज हो गई, डिटरमिनेंट इज अ नंबर, मैट्रिक्स के लिए क्यों सेम होगी, मैट्रिक्स बदल जाएगा, मैट्रिक्स इज जस्ट एन अरेंजमेंट। तो ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है, डिटरमिनेंट अपोजिट आएगी, अपोजिट साइन मतलब। देखो आगे क्या बोल रहा है, तो ये समझ आया ना कि टू रो या टू कॉलम आइडेंटिकल है तो डिटरमिनेंट 0 होगी। ठीक, चलो अगला प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी 4 कहता है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और अ कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट k, किसी एक रो या एक कॉलम के ईच एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई कर दो, ओनली वन रो और वन कॉलम, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय k एक्चुअली। सो लाइक दिस, ऐसे इसी को समझो, मैं समझाता हूँ कि जैसे मान लो इसकी वैल्यू डेल्टा है, ठीक, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि जैसे
एग्जांपल के लिए मान लो के ए, के बी, के सी, और यहाँ मान लो है एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ठीक, ये है। सो व्हाट यू सी कि इन फर्स्ट रो ईच एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाई के, तो के बाहर निकाल सकते हो आप, तो ये हो जाएगा के टाइम ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा के टाइम ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। ठीक है जी, चलिए, तो ये प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि ईच रो ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम मल्टीप्लाई बाय के डिटरमिनेंट गेट्स मल्टीप्लाई बाय के। तो ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी की बात करो, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। सो यहाँ आउटसाइड के आ रहा है, तो डिटरमिनेंट में क्या, यू कैन टेक कॉमन के फ्रॉम एनी वन रो और एनी वन कॉलम इन डिटरमिनेंट, इसीलिए यही समझाना चाह रहा था, देखो यही समझाना चाह रहा है। यहाँ क्या किया इसने, इससे मल्टीप्लाई किया है, तो ये के टाइम डेल्टा हो जाएगा, डेल्टा यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये के टाइम डेल्टा आ जाएगा। देखो तो आगे कुछ रिमार्क बता रहा है कि बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट एनी कॉलम। देखो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होने से क्या होता है, एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे k टाइम इस डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई किया, सो दिस k कैन बी मल्टीप्लाइड इनटू एनी वन रो। इसमें मल्टीप्लाई किया इसने फर्स्ट रो में, इस k को चाहे तो सेकंड रो में मल्टीप्लाई कर सकता है, यही चीज इक्वल रहेगी ka2 kb2 kc2, और यहाँ रहेगा a1 b1 c1, और यहाँ A3 B3 C3, इस तरीके से, ठीक है। तो डन ना, तो यही चीज ये डिटरमिनेंट में होता है। मैट्रिक्स में क्या होगा, अगर किसी मैट्रिक्स को K से मल्टीप्लाई करो, एग्जांपल के लिए मेरा A मैट्रिक्स है, कुछ भी यहाँ देख लो, तो मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ, हाँ, सो ईच एलिमेंट हैज टू बी मल्टीप्लाइड। जैसे मान लो यहाँ पे x1, x2, x3, a1, a2, a3, मान लो b1, b2, b3, फॉर एग्जाम्पल दिस। अब यहाँ k टाइम a मैट्रिक्स में करने का मतलब क्या है, ईच एलिमेंट, हाँ, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई k इंटू ईच एलिमेंट, है ना, तो ये kx1, kx2, kx3, ka1, ka2, ka3, KB1, KB2, KB3, इस तरीके से। सो अंडरस्टैंड, अब मैं डिटरमिनेंट की बात करूंगा ना, और अगर ये डेल्टा है, फॉर एग्जांपल डेल्टा इज दिस वन, इस तरह से डेल्टा है मान लो, और आपसे बोलेगा k टाइम डेल्टा, so this k will be multiplied in one of the row or column, या तो you can multiply in any one row or you can multiply in any one column। मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, multiply k into matrix and multiply k into determinant। so अगर डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो you can multiply into any one row or any one column, just one row or one column, not all, है ना। तो यहाँ पे इस तरह बन सकता है kx1, kx2, kx3, बाकी as it is, ये हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से, एंड अब अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ के ए, तो इसका मतलब हो गया
डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स kx1 kx2 kx3 ka1 ka2 ka3 kb1 kb2 kb3, ठीक, ये हो जाएगा. So you can take k common from first row, डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूँ. You can take k common from second row, you can take k common from third row. So finally k की पावर 3, और 3 क्यों आ रहा है? बिकॉज ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, इसीलिए फ्रॉम ईच रो. नाउ इनटू डिटर्मिनेंट, ठीक है, तो ये आ जाएगा. सो k क्यूब इनटू डिटर्मिनेंट a, जिसको डेल्टा लिख दो आप, ठीक है ना. सो ये आपका डेल्टा रहेगा. डन. तो ये समझ आया सबको क्या कहना चाह रहा हूं मैं? k मल्टीप्लाइंग इनटू मैट्रिक्स, k मल्टीप्लाइंग इनटू डिटर्मिनेंट, ka का डिटर्मिनेंट, दिस इज द, इसीलिए होता है. सो दिस इज, मैं ऐसा लिखना चाह रहा था, ये समझो. तो यहां से मैंने ये दिखाया आपको जस्ट कि ka का डिटर्मिनेंट k की पावर क्यूब डिटर्मिनेंट a. क्यूब इसलिए है सिर्फ बिकॉज ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है. अगर ये 2 क्रॉस 2 की होती तो यहाँ k स्क्वायर आता. अगर ये n क्रॉस n की है तो यहाँ k की पावर n आएगी. ये चीज है, ठीक है. आगे देखिए, तो ये कहना चाह रहा है प्रॉपर्टी, वन कैन टेक आउट एनी कॉलम कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो और एनी वन कॉलम ऑफ अ गिवन डिटर्मिनेंट इफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल. देखो अभी कह रहा है कि किसी टू रो का एलिमेंट प्रोपोर्शनल है, मतलब रेशियो इक्वल है या मल्टीपल है, देन डिटर्मिनेंट विल बी जीरो अगेन. ऐसा क्यों होगा? जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ देखो, इसमें से k बाहर करोगे क्या बचेगा? a1 a2 a3, और यहाँ a1 a2 a3 ऑलरेडी है. सो फर्स्ट रो एंड थर्ड रो आर मल्टीपल ऑफ ईच अदर. तो जस्ट यहाँ से k कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, आइडेंटिकल हो जाएगी, तो जीरो हो जाएगा. तो सिंपल यहाँ पे है कि एनी टू रो आर आइडेंटिकल और मल्टीपल, डिटर्मिनेंट विल बी जीरो. अब देखो पांचवा प्रॉपर्टी यहाँ पे कह रहा है कि इफ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू टर्म्स, देन डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स. तो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि इस तरह के डिटर्मिनेंट को आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना. इस तरह के डिटर्मिनेंट को आप ऐसा लिख सकते हैं. सो हो क्या रहा है? देखो फर्स्ट रो में ईच एलिमेंट टू टर्म्स का सम है. सो a1 a2 a3, a1 a2 a3 यहां आ गया. फिर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, सो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 यहां आ गया. बाकी कॉमन है, देखो ये बाकी कॉमन है, यू कैन चेक. सो ये एलिमेंट कॉमन है यहां भी और यहां भी. जस्ट फर्स्ट रो में जो दो एलिमेंट थे वो ब्रेक हो गया दो पार्ट में, ठीक है ना. तो ये सम ऑफ टू एलिमेंट था, वो दो पार्ट में ब्रेक हो गया. अगर सम एलिमेंट रहता तब कैसे होता सर? जब सम एलिमेंट रहता किसी रो में, मान लीजिए कि केवल दो एलिमेंट का सम है, एक में नहीं है. हाँ तो जीरो प्लस कर दो, जीरो प्लस जो भी है, मान लो a है फॉर एग्जांपल, तो ऐसा कर सकते हो. सर माइनस भी तो काम कर सकता है, मतलब a1 माइनस लैम्डा 1. हाँ कर सकता है जी, वही माइनस यहाँ कॉमन आ जाएगा, कर सकता है वो भी, ठीक है ना. तो ये प्रॉपर्टी समझाना चाह रहा है आपको कि डिटर्मिनेंट में इस तरह से हो. और अभी एग्जांपल के लिए फर्स्ट रो में जस्ट लिखा है, ये सेकंड रो में होता तो सेम चीज लिखते, फिर सेकंड रो में ब्रेक करते हैं हम. थर्ड रो में होता थर्ड रो को ब्रेक करते, या फर्स्ट कॉलम में होता तो यहाँ फर्स्ट कॉलम ब्रेक हो रहा होता, ठीक है. तो इस तरीके से एक्चुअली. सर
अगर मल्टीपल रोज में हो तो सो अलग अलग 2 बार करना, ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक रो के लिए प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए टर्म्स बढ़ जाएंगे आपके, पहले एक रो को अलग करना पड़ेगा फिर दूसरे को करना पड़ेगा, ऐसे करके। सर लेकिन लिखा है कि सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स लिखा है। हाँ, इसका मतलब समझाओ मुझे पहले, सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स का क्या मतलब है? लैम्बडा और उसके साथ प्लस में और कोई भी हाँ। एलिमेंट हो। तो इससे क्या क्या इससे चक्कर है, इंग्लिश कब समझ आएगा आपको? तो ये अगर होता है तो एक और आ जाता डिटर्मिनेंट, क्या दिक्कत है? अभी उसने क्वेश्चन कुछ और पूछा था, उसने पूछा था कि 2 रो में अगर उसने से पूछा कि a1 plus lambda 1 b1 plus lambda 1 जी वो पूछा है, तो मैं सोच रही थी कि उसको भी ऐसे लिख सकते है ना? तो ये टर्म्स की बात कर रहे हैं, यहाँ नहीं बोला कि ऑफ 1 और 2 रोज, है ना? ऐसा तो नहीं बोला ना इसने, तो यहाँ 3 आ जाएगा, इससे बाकी कॉमन रहेगा। ये हो जाता, अगर यहाँ 3 एलिमेंट का सम होता तो 3 बन जाते, वैसा। चलिए आगे, एक एग्जांपल ट्राई करो, नहीं समझ आया तो पूछो। तो ये अभी के लिए लास्ट प्रॉपर्टी होगा इस बुक में एक्चुअली ये। तो ये क्या कह रहा है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है, इसमें क्या होता है कि if to each element of any row or column of determinant the equi-multiplies the equi-multiples, है ना? So the equi-multiples of corresponding elements of other row, समझ नहीं आ रहा हो ना ये क्या लैंग्वेज में लिख रहा है, equi-multiple of corresponding element of other row or column are added, then value of determinant remains the same, that is the value of determinant remains same if we apply. So Ri changes as Ri plus k time Rj, है ना? या Ci changes as Ci plus k time Cj, ठीक है? तो ये हमारे पास है, मतलब बोल रहा है कि एक रो को उसमें ऐड कर दो k टाइम, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन करके जो वैल्यू आएगा वो सेम होगा ऐसे डिटरमिनेंट के साथ, ऐसा बोल रहा है। तो क्वेश्चन ठीक से पूछो। जैसे कि कोई भी एक रो है और किसी दूसरे रो में किसी कांस्टेंट, किसी दूसरे रो के जितने भी एलिमेंट हैं उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करते हैं, वही हम कैसे? हाँ हाँ हाँ, तो डिटर्मिनेंट सेम आएगी, नंबर सेम थोड़ी आएगा। देखो जैसे मैं एग्जांपल समझा देता हूँ इसको। सो हमने कल एलिमेंट्री ऑपरेशन देखे थे, एलिमेंट्री ऑपरेशन 3 तरह के होते हैं, है ना? तो पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या था, तो वो रो ऑफ मैट्रिक्स के लिए था। अगर तुम डिटर्मिनेंट को देखो, फॉर एग्जांपल मेरा एक डिटर्मिनेंट है यहाँ पे कुछ भी, चलो मान लो अगर मैं लिख दूं यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। पहला ऑपरेशन क्या था कि यू कैन इंटरचेंज एनी 2 रो। तो हमने देख लिया अगर एनी 2 रो इंटरचेंज करेंगे तो जो नया डिटर्मिनेंट आएगा उसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, जस्ट नेगेटिव हो जाएगा, है ना? तो उसमें तो एक तो ये प्रॉपर्टी था कि इफ यू इंटरचेंज एनी 2 रो, तो ये प्रॉपर्टी आ जाएगी। एलिमेंट्री ऑपरेशन 3 तरह के हम कल पढ़े थे ना, उसी की बात कर रहा हूं मैं। सो ये लगाओ या फिर ये लगाओ, तो इससे क्या होगा कि जरा ना साइन चेंज हो जाएगा। दूसरा ये था, एक हमने पढ़ा था कि Ri को चेंज करो k टाइम Ri, जहां k नॉन जीरो है, या इसी को इक्विवेलेंटली आप लिख सकते हो Ci को चेंज करो k टाइम Ci, जहां k नॉन जीरो है, ठीक? इस तरह से। तो ठीक है ना? तो Ci को चेंज करो k टाइम Ci। तो इस प्रॉपर्टी में क्या होगा, अगर मैं इस पे, हाँ, तो हमने ईच एक्चुअली क्या किया, ईच रो को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ईच रो मतलब एक रो के ईच एलिमेंट को एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने ऑलरेडी देख लिया है
कि डिटर्मिनेंट k टाइम हो जाएगी, यही ना। अगर मान लो फर्स्ट रो के ईच एलिमेंट को मैं k से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो डिटर्मिनेंट न्यू बनेगी उसकी वैल्यू k टाइम डेल्टा आ जाएगी, ये है। अब तीसरी प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि जो थर्ड हमारे पास एलिमेंट्री ऑपरेशन था, सो वी हैड 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन, 1 2 और तीसरा वाला जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है कि ri चेंजेस एज ri प्लस k टाइम rj, या कॉलम के लिए लिखोगे तो ci प्लस k टाइम cj, ठीक। सो ci चेंजेस एज ci प्लस k टाइम cj, क्या आएगा? सो ci जो ci प्लस k टाइम cj। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद भी जो वैल्यू पहले आ रही थी वही बाद में आएगी, ये कहना चाह रहा है प्रॉपर्टी कि इवन इफ यू अप्लाई दिस ऑपरेशन ओवर डिटर्मिनेंट, तो ये ऑपरेशन लगाने से पहले जो डिटर्मिनेंट आ रही है और ये ऑपरेशन लगाने के बाद भी डिटर्मिनेंट सेम ही रहेगी। यहाँ अलग हो रहा था, यहाँ k टाइम करोगे डिटर्मिनेंट k टाइम हो जाएगा, किसी एक रो के ईच एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई करोगे तो देन नया डिटर्मिनेंट k टाइम हो जाएगा। इसमें ये था कि रो को इंटरचेंज कर लो, दो रो या दो किसी 2 रो या 2 कॉलम को, तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। ये कह रहा है ये ऑपरेशन लगाओगे तो डिटर्मिनेंट सेम ही रहेगी, एग्जांपल के लिए। तो इससे इसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इसको इजी डिटरमिनेंट को इजी करने के लिए, जी 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 सिंपलीफाई करने के लिए। सर मतलब वो इक्विवेलेंट फॉर्म में जो वैल्यू आएगा डिटरमिनेंट का वही इजीली हो सकता है और वो ऑपरेशन। हाँ वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, जनरलाइज थोड़ी है क्या इस ऑब्जेक्टिव, उसमें ये प्रॉपर्टी है, अब जहां मैंने वहां लगा दो, जहां भी लग सकता है कहीं भी लगा दो, उसमें क्या है, आप कहीं भी लगा लो प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्टिव अभी हम तो डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं, ये थोड़ी पढ़ रहे हैं आप कहीं भी लगा लो, जहां भी डिटरमिनेंट है वहां लगा लो, क्या प्रॉब्लम है। अभी हम ये सीख रहे हैं ना प्रॉपर्टीज क्या है, तो ये प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं हम। सर इसका एक एग्जांपल बता दो ना। बताइए आप। हाँ अच्छा आप, मैं बताऊं या आपके पास है कोई क्वेश्चन जिसमें? ऐसे ही कोई भी मैट्रिक्स 2x2 का नहीं 3x3 का, चलो देखो। हाँ चलो 2x2 से बता देता हूँ। देखो जैसे मान लो डेल्टा 1 है आपके पास 1 2 4 5 लेट्स से दिस। अब इसमें मैं ऑपरेशन लगाता हूं, मान लो मैं सेकेंड रो को चेंज कर रहा हूं, सेकेंड रो माइनस 3 टाइम फर्स्ट रो, मान लो ये ऑपरेशन लगाया मैंने। तो अब नया डिटर्मिनेंट मेरा बनेगा, इसमें ऑपरेशन लगाओ तो फर्स्ट रो को हम नहीं चेंज कर रहे हैं, सेकेंड रो को सेकेंड रो माइनस 3 टाइम फर्स्ट रो, तो 4 माइनस 3 टाइम 1 तो 1 आ जाएगा, 5 माइनस 3 टाइम 2 माइनस 1 आ जाएगा। अब मुझे बताओ इसका डिटर्मिनेंट क्या है और इसका डिटर्मिनेंट क्या है? ऑपरेशन तो हम लगा सकते हैं -1 दोनों का -1 आ रहा है, ठीक है ना। ये अगर मैं एक और ऑपरेशन लगाऊं, मान लो मैं R1 को चेंज कर देता हूं, -3 होगा ना, बताओ क्या है, चेक कर लो कितना आ रहा, 3, दोनों सेम ही आएगा, जो भी आएगा दोनों 3, मैं चेक नहीं किया। हाँ 5 - 8 ना -3, ठीक है मैं चेक नहीं किया। तो कहने का मेरा मतलब ये है यहाँ पे कि हमने ये ऑपरेशन लगाए, ये डिटर्मिनेंट था, इस पे ये ऑपरेशन लगाए, तो ये वाला नया डिटर्मिनेंट बन गया। लेकिन ये प्रॉपर्टी कहता है कि ये ऑपरेशन लगाने के बाद जो वैल्यू पहले आ रही थी वही बाद वाले की भी आएगी, चेंज नहीं होगी। तो ये हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है। जो डिटर्मिनेंट के बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे तो वहाँ ये जो ऑपरेशन है ये उसको आसान मतलब रिड्यूस कर देगा इजी क्वेश्चन में, कि आप नंबर्स को आप कम कर सकते हो। मान लो इसी में फर्दर अगर मैं चेंज करूं, R1 को चेंज कर लो R1 प्लस R2 फॉर एग्जांपल, मतलब ये ऑपरेशन लगा दिया मैंने, तो इसमें लगा दिया, इसमें R1 माइनस R2 R1 माइनस R2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो आप R1 माइनस R2 कर लो। सो जो डेल्टा 3 होगा हमारे पास, ठीक है ना, तो मैं फर्स्ट रो को चेंज कर रहा हूं, फर्स्ट रो माइनस सेकेंड रो, तो सेकेंड रो को चेंज नहीं करेंगे, फर्स्ट रो को चेंज करेंगे, तो 1 - 1 0, 2 - -1 3,
अभी आप डिटर्मिनेंट निकालो तब भी आपको -3 मिलेगा। सो इस तरह के ऑपरेशंस लगाने के बाद डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, ठीक है ना, सो रिमेन्स सेम आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन, ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है। सो ये ऑपरेशन लगाने के बाद डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम ही रहेगी, ठीक है। तो दिस दे आर इक्विवेलेंट। तो ये उस प्रॉपर्टी का मतलब है, ठीक है ना, देख लो। समझ आया? यही मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखो ये डिटर्मिनेंट डेल्टा है, ये डेल्टा 1 है, इसमें ये ऑपरेशन लगा दिया इसने, R1 चेंजेस R1 प्लस k टाइम R3, तो R1 को चेंज किया R1 k टाइम R3, तो ये बन गया। तो इसकी जो वैल्यू आएगी एक्सपैंड करके और इसकी वैल्यू आएगी सेम ही आएगी एक्चुअली, ये है। ये प्रॉपर्टी कहता है, ठीक है ना। बाकी ये मैं पहले बताया था आपको। अरे माइक म्यूट कर लो सयानी। तो Ri चेंजेस k टाइम Ri, तो बताया था k टाइम करोगे तो डिटर्मिनेंट k टाइम हो जाती है। किसी एक रो के ईच एलिमेंट को आप k से मल्टीप्लाई करो, या ईच कॉलम के ईच एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई करो तो डिटर्मिनेंट k टाइम हो जाएगी। तो सर जी सर आपने चैप्टर पढ़ने को कहा था ना, तो सर जब कल पढ़ा था तो रिमार्क्स में सेकंड पॉइंट है सर, वो समझ नहीं आया, वो कहना क्या चाह रहा है? ये यस सर। ओके ठीक है, हाँ बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। जो लोग अगर मान लो खुद से आप पढ़ो और यहाँ भी समझना है पूछो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कह रहा है कि इफ मोर देन वन ऑपरेशन लाइक दिस इज डन इन वन स्टेप, केयर शुड बी टेकन टू सी दैट a row that is affected in one operation should not be used in the another operation. A similar remark applies to the column operation. तो ये कहना चाह रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप एक साथ दो ऑपरेशन यूज करो। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा लिखता हूँ, R1 चेंजेस एज R1 प्लस R2, ठीक। तो मैंने R1 को चेंज किया R1 प्लस R2, और मैं वहीं पे अगर ऐसा लिखूं कि R2 चेंजेस एज, या मान लो R3 प्लस R1, मान लो ऐसा लिख दिया फॉर एग्जांपल, तो ये तो आप लगा लोगे, है ना। अब यहाँ R2 को चेंज किया R3 प्लस R1, तब यहाँ आपको कंफ्यूजन ये होगा कौन सा वाला R1 यूज करोगे आप, जो ओरिजिनल है वो या जो मॉडिफाई हो गया है वो, क्योंकि आपने R1 को चेंज कर दिया ना। अब तो एक तो शुरू में था और हमने अप्लाई कर दिया ऑपरेशन, मान लो ये, तो एक साथ अगर दो ऑपरेशन लिख रहे हैं तो हमें ऐसे बचना है कि इसने यही कहना चाह रहा है कि अगर एक से ज्यादा ऑपरेशन यूज कर तो केयर शुड बी टेकन टू सी अ रो दैट इज अफेक्टेड। जैसे यहाँ R1 चेंज कर रहा हूं तो R1 अफेक्ट हो रहा है, तो यहाँ R1 यूज करना ठीक नहीं होगा, इससे आपके आंसर गलत हो सकते हैं। बिकॉज यहाँ कंफ्यूजन ये होगा कि जो पुराना वाला रो है वो यूज करे या जो अपडेट हो गया उसको यूज करे, तो यहाँ कंफ्यूजन होगा आपको। तो इसलिए कहते हैं कि इससे बचना चाहिए। जब R1 चेंज कर रहे हैं आप तो R1 से यहाँ बचो आप, ये है। तो दूसरे R1 यहाँ हो गया, तो दूसरे ऑपरेशन में कह रहा है वन ऑपरेशन शुड नॉट बी यूज्ड इन द अनदर ऑपरेशन अफेक्टेड, जो अफेक्ट हो रहा था R1 यहाँ अफेक्ट हो रहा है, तो R1 को मत यूज करो आप दूसरे ऑपरेशन में, ये है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, ऐसे एक्सपैंड करोगे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़े हैं उसके हेल्प से एक्सपैंड करेंगे तो बहुत इजीली आंसर आ जाएगा प्रॉपर्टीज से। तो इसलिए प्रॉपर्टीज पढ़ाए गए हैं ताकि ये कॉम्प्लिकेटेड डिटरमिनेंट्स को हम इजीली सिंपलीफाई कर सके। डायरेक्ट एक्सपैंड करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो ये आपका सेकेंड एक्सरसाइज था। अब ये क्वेश्चंस यू कैन ट्राई, क्योंकि आप कई बार आप देखोगे जो 11 12 के क्वेश्चन है मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के, वो आपको जैम गेट में मिल जाते हैं डायरेक्ट। सो जैसे मैं आपको समझाया कि लिमिट्स जो 11 12 का है, एरिया, ये सब वो टॉपिक है जो 11 12 वाले भी वहां आते हैं। सेम मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का है, तो आपको मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, प्रोबेबिलिटी हो गया, लिमिट्स हो गए, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, एरिया, इंटीग्रेशन, ये सब डेफिनेटली एसेप्शनली, तो ये सब डायरेक्ट वहां भी सिलेबस में है जैम में। जो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट आप यहाँ पढ़ रहे हैं ना, ये डायरेक्ट जैम गेट के सिलेबस में भी है ये पूरा। सो वो चाहते हैं कि वो स्टार्ट आप वहीं से करो,
सो जो 11 12 में क्वेश्चंस कई बार हैं कॉन्सेप्ट डायरेक्टली एग्जाम में आए हैं आते हैं, तो अगर आपको बेसिक्स ठीक नहीं है देन आप यू विल स्टक देयर, तो आपको प्रॉब्लम होगी। ये क्योंकि ये प्रॉपर्टीज आगे यूज होगा तो आपको प्रॉपर्टीज तो पता होना चाहिए। सो ये सब क्वेश्चंस यू कैन ट्राई, और अगर नहीं होता तो आप पूछो, है ना। जैसे एग्जाम में यही दे दिया, अब 4 ऑप्शन बना देगा, एक ऑप्शन ये एक ऑप्शन ये, अब आप पहुंच पाओ वहां तक ये जरूरी है। हालांकि ट्रिक्स भी होते हैं, नंबर पुट करके देख लेंगे वो अलग बात है, बट अगर ऐसे कर सकते हो। तो ये 4.2 एक्सरसाइज जो था ये प्योरली ऑन प्रॉपर्टीज है, जो आपको 6-7 प्रॉपर्टीज बताया उस पे बेस्ड है। बाकी आपको मैं लास्ट में बताया था कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल आएगा। जैसे मान लो डेल्टा 1 है ए बी सी 0 0 0 0, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी सर प्रोडक्ट ऑफ जी ए बी सी, है ना। डेल्टा 2 अगर मान लीजिए आपका है ए बी सी एक्स वाई जेड 0 0 0, तो ये कितना आएगा, ये भी एबीसी होगा। ऐसे ही लोअर ट्रायंगुलर होगा तब भी एबीसी, अपर ट्रायंगुलर तब भी एबीसी। तो मेनली इसमें डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ही आता है, चाहे अपर ट्रायंगुलर हो, लोअर ट्रायंगुलर हो या डायगोनल मैट्रिक्स हो। इन तीनों के केस में जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो आपका प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आएगा, ठीक है। सो ठीक है ना, ये 4.2 यू कैन ट्राई, ये 4.2 जस्ट प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन है। और 4.2 के बाद चलो जैसे यहाँ पर सिंपली ये पूछ रहा है डिटरमिनेंट का डेफिनेशन कि क्या ट्रू है, बताइए इनमें से क्या ट्रू है। ठीक है ना, डिटरमिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, नहीं डिटरमिनेंट नंबर एसोसिएटेड मैट्रिक्स, हर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं होता है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैज डिटरमिनेंट, इसलिए गलत है। स्क्वायर मैट्रिक्स ये आप लिख सकते हैं, तो इस तरीके से। हाँ जी सयानी, आप ये देखो कुछ दिन पहले आपको मैं बता रहा था कि हाउ विल यू फाइंड, अब जब हम लोग जब एरिया कर रहे थे ना इंटीग्रेशन से, तो आपको बताया था कि एरिया आप निकाल सकते हैं किसी ट्रायंगल का जब वर्टेक्स दिया हो, तो ये सब आपने यहाँ से आप सीख सकते हैं ना। यही चीज आगे एरिया क्वेश्चन आया, अगर मुझे 3 वर्टेक्स दिया है तो मैं क्यों इंटीग्रेशन लगाऊंगा जब मुझे आसान फॉर्मूला पता है। सो व्हाई विल आई यूज इंटीग्रेशन, कर सकता हूं मैं, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रूव भी करना है उससे के ठीक है, बट एंट्रेंस में तो आंसर चाहिए मुझे। आप इस मेथड से निकालो या इंटीग्रेशन मेथड से निकालो, आंसर तो सेम ही आना है। तो यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिनेंट को यूज करके, तो ये सब आपको आने चाहिए ना, क्योंकि यही जब आप डाउट पूछते हो वहां पे, और तब मुझे लगता है कि इस लेवल पे आके आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है, तो मींस बेसिक्स आपके स्ट्रांग नहीं है, ये चीज है। सो ये सब पता होने, जो 11 12 में जितने कॉन्सेप्ट है, जितने फॉर्मूले हैं, जितने भी है ना, वो सब आपको पता होने चाहिए, तो आगे हेल्प करेगा क्वेश्चन। अदरवाइज आप बीच में फंस जाओगे छोटे कॉन्सेप्ट नहीं पता होने की वजह से। चलिए तो इसको देखते हैं, ये भी आसान है हालांकि, तो इसको अभी कर लेते हैं ना, ये आसान है। इसमें क्या है जस्ट कि आपको 3 वर्टेक्स दे रखा है किसी ट्रायंगल का, ठीक है ना। सो एक ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स ए है x1 y1, b है x2 y2, c है x3 y3, ABC ट्रायंगल है, ठीक है। अब बोल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है, ये लोअर क्लास में था, ये क्लास 10th में भी फॉर्मूला है। ये जो लिख रहा हूँ ये क्लास 10th का, अगर ओपन करोगे आप 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहां भी ये फॉर्मूला है कि हाफ x1 y2 माइनस y3, यहाँ आप ऑर्डर नोट कर सकते हो 1 2 3, यहाँ है 2 3 1, है ना, और यहाँ है 3 1 2, ये जस्ट याद रखने के लिए है, आप ये समझ सकते हो 1 2 3, फिर है ना, फिर यहाँ 1 2 3 1 2 3, इस तरह से 1 2 3 2 3 1 3 1 2, एनीवे जैसे भी आपको समझ आता है। तो हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और ये जो एक्सप्रेशन है इसके इक्वल आएगा। अगर इस डिटरमिनेंट को आप एक्सपैंड करोगे यू विल गेट द सेम एक्सप्रेशन। अगर ये बोल रहा हूँ इसको अगर कोई ओपन करेगा तो भी उसका आंसर यही आएगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब ध्यान ये रखना एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, बट डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, 0 भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है डिटरमिनेंट, बट एरिया विल नेवर बी नेगेटिव। तो अगर इस तरह केस आता है, हालांकि ये डिटरमिनेंट की वैल्यू है, सो एरिया जो होगा वो मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा होगा।
ये डेल्टा आपको दे रखा है, डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट, डेल्टा इज दिस एक्चुअली। सो एरिया जो होगा उस डेल्टा का मॉड होता है, ठीक है ना। सो एरिया इस डेल्टा का यहाँ मॉड्यूलस है, ये डिटर्मिनेंट है, आपको समझना है कहाँ क्या है। सो ये डिटर्मिनेंट है, ये मॉड्यूलस की बात कर रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली मॉड्यूलस एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एरिया जो आएगा इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, यही बोल रहे हैं यहाँ पे। सिंस एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब मॉड्यूलस ऑफ द डिटर्मिनेंट। अगर कभी एरिया गिवन होगा, फॉर एग्जांपल कभी बोल देगा एरिया 5 है, तो इस डेल्टा की वैल्यू आपको क्या लेना पड़ेगा यहाँ से फिर, सो डेल्टा लेना पड़ेगा प्लस माइनस 5। डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट, क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर -5 आया तभी एरिया 5 होगी, डिटर्मिनेंट 5 आया तभी एरिया 5 होगी। तो कई बार एरिया गिवन होता है ना हमें, तो हम इसको इक्वल रखेंगे +-5 के, एंड देन उससे कुछ वेरिएबल रहेगा उसकी वैल्यू निकलेगी। क्वेश्चन के थ्रू समझ आएगा आपको। तो बस बताना यही चाहता हूं कि एक ट्रायंगल है जिसका 3 वर्टेक्स ये है, तो उसका एरिया पहले ये डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना, नेगेटिव आया तो मॉड ले लो, तो इसका मॉड्यूलस एरिया होगा। डेल्टा ये है, ये हटा दो अभी। सो डेल्टा इज दिस एंड मॉड्यूलस विल बी द डिटरमिनेंट, दिस इज द फार्मूला ऑफ एरिया। तो जब भी कोई ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स दिया हो, ये फार्मूला याद रखो, अप्लाई करो। इसी फार्मूले में पूरा एक साइज है। देखो जो मैं बोल रहा हूँ, ये क्या कहना चाह रहा था कि इफ एरिया इज गिवन यूज बोथ एंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट फॉर द कैलकुलेशन। फिर से बोल रहा हूँ, डेल्टा था मेरा हाफ दिस, तो एरिया जो मेरा होगा वो होगा मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा। ये मॉड्यूलस है, ये है डिटरमिनेंट, है ना। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0। अब सोचो एरिया 0 हो गया, तो किसी ट्रायंगल का एरिया 0 कब हो सकता है, जब तीनों लाइन एक ही, तीनों वर्टेक्स एक ही लाइन पे आ जाए। सो दे आर कोलिनियर, है ना। तो जब है ना कोलिनियर पॉइंट ए बी सी, मान लो ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, तो इस ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। ये जो ए बी सी एक ही लाइन पे आ गया तो एरिया 0 हो गया। तो इसलिए एरिया 0 है तो कोलिनियर है, कोलिनियर है तो एरिया 0 इफ एंड ओनली इफ हो जाता है। अब ये क्वेश्चन है, क्या आप कैलकुलेट नहीं कर लेंगे, ये 3 वर्टेक्स दिया है, बोला एरिया निकालो, इसने हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। सो एक्सपैंड किया तो आंसर आया 61/2, और कोइंसिडेंटली पॉजिटिव ही आया, यही आंसर है। नेगेटिव आ रहा था, मॉड ले लेते हैं। ये है, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेंथ इज पॉजिटिव, वॉल्यूम इज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई। ठीक है। अब इस तरह क्वेश्चन का मैं भी बता रहा था आपको कि कह रहा ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस यूजिंग डिटरमिनेंट्स and find k, this is a point of, ये दो क्वेश्चन इसमें मिक्स है। बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस, इसमें c मिसिंग है, तो c को आप x, y ले लोगे, ये भी पता है ना। यहाँ पे तो सर ट्रायंगल है, तो d ABD है ट्रायंगल सर। मैडम पहले थोड़ा इंग्लिश ठीक करो, समझो। मैं बोल रहा हूँ 2 क्वेश्चन है इसमें, एंड से पहले एक अलग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, वो तो फाइंड k बोल रहा है, ये क्या है, हाँ द इक्वेशन ऑफ द लाइन बोल रहा है। हाँ फिर कैसे आगे क्वेश्चन ऑफ लाइन, तो ये तो ट्रायंगल बोल रहा है, ये भी की ट्रायंगल बोल रहा है। हाँ तो वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, तो दिमाग में यूज थोड़े से सोच के बोलो ना, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ो, आपने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा। ट्रायंगल की स्क्वायर लिमिट है, वो तो दिया है। सुनो तभी तो वो 0 है, सॉरी वो 0 है, मैं देखा है। जब सुनोगे तभी समझ आएगा ना, मतलब क्वेश्चन पढ़े नहीं, बोलना शुरू कर दिए। ठीक है, देखो तो हमारे पास 2 क्वेश्चन है इसमें। एक तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। सो ए और बी को ज्वाइन करने वाले लाइन का इक्वेशन चाहिए मुझे, 1 3 और 0 0। ठीक है, सो ये ए है और ये बी है। तो देखो सिंपल है, अब तुम्हें लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब क्या होता है कि लाइन पे एक आर्बिट्री पॉइंट चूज करो और उसके लोकस के अलोंग लिख दो। तो इस पे एक आर्बिट्री पॉइंट तुम चूज कर सकते हो, कुछ भी सी ले लो या मर्जी है तुम्हारी, सी ले लो x, y। अब ये कोलिनियर हो गया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब क्या है, x y कहीं भी हो सकता है, तो कोलिनियर हो गया, तो ABC ट्रायंगल एरिया 0 हो जाएगा, वहां से आंसर आ जाएगा। तो पहला आंसर आ जाएगा आपका
फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन का मतलब होता है कि एक एक्सप्रेशन है ना जो उस लाइन पे हर पॉइंट सेटिस्फाई करे। तो हमने एक आर्बिट्री पॉइंट लिया x, y, ये आर्बिट्री पॉइंट है ना, तभी तो x y में आंसर आएगा, जो x y के टर्म में आंसर आएगी वही लाइन की इक्वेशन होगी। तो यहाँ से क्या करना आपको कि ट्रायंगल ABC का एरिया ना, तो ये लिख ही रखा होगा, इसने P लिया है पॉइंट, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इसको 0 कर दिया, ठीक है ना। तो APB ट्रायंगल 0 कर दिया, तो यहाँ से y बराबर 3x लाइन की इक्वेशन आ गई। क्योंकि ये C पॉइंट जो मैंने लिया है या P पॉइंट जो बुक वालों ने लिया है, ये आर्बिट्री पॉइंट है इस लाइन पे। तो इस तरह के हर पॉइंट इसको सेटिस्फाई, क्योंकि एरिया 0 कर दिया हमने, तो ये लाइन पे ही आएगा। तो P विल बी ऑन द लाइन AB एक्चुअली, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन AB है, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन AB। आगे दूसरा क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन वहां खत्म हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि फाइंड के इफ D इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ D कोई तीसरा पॉइंट है, तो एरिया देखो फिर से बताता हूं, एरिया वाज मॉड ऑफ दिस डेल्टा एंड डेल्टा की वैल्यू दे रखा है 3, तो यहाँ डेल्टा हो जाएगा ±3। तो इसलिए आप देखेंगे आगे कि इसने क्या किया होगा, इसने यहाँ ±3 लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि डेल्टा तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू, हाफ टाइम वो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट नेगेटिव भी आ सकता है। एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मॉड ऑफ डेल्टा इज एरिया एक्चुअली वो 3 है, तो यहाँ डेल्टा +-3, तो इस डिटर्मिनेंट को +-3 पुट करेगा। और यहाँ से k ही चाहिए था ना, ये k था, तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 एंड देन और खुद से थोड़ा दिमाग लगाओ समझो ये है। तो यहाँ से सॉल्व होके k की वैल्यू +-2 आ गई। तो ये आपका 4.3 एक्सरसाइज है एक्चुअली, ठीक है। तो 4.3 एक्सरसाइज छोटे से एक्सरसाइज है, ये वही एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड है। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछो। हाँ बोलो बोलो। सर ये जो एरिया निकल रहा है ना, तो यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि तो हम 12th में पढ़े थे तो कि एक क्रॉस मतलब दो वेक्टर निकले, दो वेक्टर को हम डिटरमाइन करेंगे, उसके बाद उसके क्रॉस प्रोडक्ट को भाग कर देंगे तो यस यस क्या पढ़े थे वहां बताओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल के आप मान लो ABC है, हाँ क्या पढ़े थे, मतलब AC का लें, AC वेक्टर क्रॉस AB वेक्टर भाग into 1/2। तो क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है, डिटरमिनेंट में तो जाता है ना क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसका मैग्नीट्यूड लेते होंगे बाद में, तो वेक्टर आएगा, इसका मैग्नीट्यूड है ना, पहले ये निकाल लो। तो ये कैसे निकालते हो तुम, IJ के उसका बराबर रख के जो डिटरमाइन करते हो आगे निकालोगे। अच्छा ऐसा कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट देगा तो तब निकलेगा। तो ये पॉइंट क्या है, 3D में 2D में, 3D में होगा एक्चुअली। सो x1 y1 z1 x2 y2 z2, ये जो आप बता रहे हो ना दैट इज इन द 3D एरिया ऑफ ट्रायंगल इन केस ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस। और ये जो हम पढ़ रहे हैं कौन से स्पेस में बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल स्पेस में एक्चुअली। और ये फॉर्मूला हाँ एरिया सेम आएगा ना, नहीं, दोनों अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में फॉर्मूला है। तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा वो सेम नहीं है, इसका सेम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 2D और 3D का डिफरेंस पता है आपको। ये जो हमने भी फॉर्मूला पढ़ा है ये XY प्लेन में ट्रायंगल की बात कर रहा है, ठीक। और जो ये फॉर्मूला है ये स्पेस में ट्रायंगल के फॉर्मूला की बात करता है, स्पेस में। स्पेस समझ आता है, 3 डायमेंशनल स्पेस में। तो इस 3 डायमेंशनल स्पेस में आपके पास अगर कोई AB वेक्टर निकालोगे, AC निकालोगे, हाँ, तो उसमें स्पेस में ट्रायंगल का एरिया निकालने का जो है ये फॉर्मूला है। सो ये फॉर्मूला 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का है, और जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, ये क्या है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है एक्चुअली यहाँ पे, क्योंकि x, y है जस्ट। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो x, y होगा, यहाँ पे जो पॉइंट होगा
x, y, z होगा। तो ये फॉर्मूला मुझे याद है, मैं भी चूंकि 11 12 बहुत साल पढ़ाया हूँ, तो ये क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 12 है, 12 नहीं 11, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है ना, उसमें है ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। मतलब एनसीईआरटी में चूंकि मैं पढ़ाया हूँ, तो एनसीईआरटी में चैप्टर 11 है क्लास 12th का, देख सकते हो उसमें है फॉर्मूला, क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 11। हाँ वहाँ पे था कि रेक्टेंगुलर या फिर कोई भी स्क्वायर का अगर एरिया निकालना है तो यस यस, ऐसे पॉसिबल, उसके बाद ट्रायंगल होता तो हाफ हो जाता। हाँ 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 यस, सही बात है, तो इसी का हाफ कर देते हो। लेकिन ये जो पॉइंट्स हमारे हैं ये इस तरह के हैं, x1 y1 z1, ये b मान लो है x2 y2 z2, मान लो यहाँ c है x3 y3 z, इस तरह से। सो ये 3 डायमेंशनल स्पेस का फॉर्मूला है, और जो हमने अभी लिखा ये 2 डायमेंशनल स्पेस में फॉर्मूला है। तो 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला है ये, और ये 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग केस में यूज, दोनों सेम फॉर्मूला नहीं है, दोनों अलग अलग कॉन्टेक्स्ट उसका अलग है दोनों का। चलिए, तो इसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी आप लोगों के लिए डाउट क्लास रख दे, कितना टाइम हुआ है, अभी हुआ है 9:30 अप्रॉक्स। ठीक है, तो 9:30 से 10 अभी आप लोगों के लिए डाउट क्लास होगा। जो अभी तक पढ़ाए हमने उसमें कुछ डाउट हो या नया डाउट हो पूछ सकते हैं आप, और फिर हम लोग 10 से 11 बाकी डाउट का जनरल चलेगा।